जो है आरटीआई एक्ट के पीछे की हिस्ट्री क्या है, इस चीज को जानने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसके बाद जो है हम इस 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का जो भी सेशन इस पे सर का होता है, डॉक्टर साहब का, उसके बाद हम आगे इस पर एक खुले चर्चा पर भी जाएंगे और हम ये जाएंगे कि सरकार को आखिर इस सूचना के अधिकार कानून को देने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या जरूरत थी कि सूचना का अधिकार कानून हमें दिया गया। इन सभी बातों पर आज जो है इस मीटिंग में लेने की कोशिश की जा रही है। तो हम जो है डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता साहब को जो है इसके लिए अभिवादन करते हैं और उन्हें जो है मंच जो है सौंपते हैं ताकि हम आगे के कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। सर आरटीआई के सभी प्रेमियों को आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल साफ है सर, कहीं बिल्कुल साफ आवाज है सर। आरटीआई के सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने अर्जित की है अपने साथियों के बीच साझा कर रहा हूं। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। यह सीधी सी बात है कि सामंजस्य शांति तभी स्थापित, ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा में है, कोई बहुत कम में है। तो 80 और 1990 का दशक जो है यह सबसे शक्तिशाली जन आंदोलनों में एक है और इसी का यह परिणाम है 2005 का आरटीआई अधिनियम। 18 वर्षों के लंबे संघर्ष का इतिहास है। इसकी शुरुआत 1987 में, धन्य है वह भूमि देवडुंगरी सोहनगढ़ की भूमि जहां से यह संघर्ष जारी हुआ और इस संघर्ष को 3 महान लोगों के द्वारा जारी किया गया था। अरुणा राय मैडम, शंकर सिंह साहब और निखिल डे साहब। अरुणा राय मैडम जो हैं वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आईएएस से इस्तीफा देकर उन्होंने सोशल कार्य शुरू किया था। देवडुंगरी गांव के ही निवासी थे शंकर सिंह। उनकी पत्नी अंशी और 3 छोटे बच्चों के साथ वह इस आंदोलन में कूद पड़े और तीसरे जो कार्यकर्ता थे वह थे निखिल डे साहब, जो कि एक युवक थे और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सामाजिक कार्य में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। अब एक छोटी सी चीज है, लैटिन में कहा गया है विजिलेंटी बस नॉन डोरमेंटी बस जूरा सब भेंटिवेंट। इसका तात्पर्य यह है कि लॉ इज फॉर दोज हु आर विजिलेंट ओवर देयर राइट्स एंड नॉट फॉर दोज हु आर स्लम्बरिंग मीन्स स्लीपिंग। वैसे लोगों के लिए कानून है जो अपने कानून को जानना चाहते हैं, जानकारी रखते हैं। वैसे लोगों के लिए नहीं जो कानून के ऊपर सो रहे हैं, अपने अधिकारों पर सो रहे हैं। तो अधिकार की यह लड़ाई जो है शुरू हुई देवडुंगरी से। मजदूर किसान शक्ति संगठन, इनके द्वारा यह शुरू हुई और सबसे पहले 1996 में व्यावर में एक धरना हुआ और व्यावर से यह शुरू हुआ। हालांकि हम इसके इतिहास को थोड़ा सा देखें अगर शॉर्ट में, तो कदम दर कदम के घटनाक्रम को हम जानेंगे। नागरिकों के सूचना के अधिकार के प्रति पहली जो राजनीतिक प्रतिबद्धता 1977 में लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर
1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान सूचना के दमन, प्रेस सेंसरशिप, अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ जनता की नाराजगी के रूप में आई थी। 1977 का चुनाव घोषणा पत्र जनता पार्टी ने एक खुली सरकार का वादा किया। 1977 में जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक कार्य समूह का गठन किया, जिसमें कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के कामकाज का पता लगाने के लिए कार्य शुरू किया। समिति अनुशंसा करती है ओएसए 1923 बिना किसी परिवर्तन के बनाए रखा जाने की अनुशंसा की गई। 1989 में बोफोर्स मुद्दा आया। 1989 लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र राष्ट्रीय मोर्चा ने खुद को खुली सरकार और लोगों के सूचना के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से गारंटी भी दी गई। 1989 प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने दिसंबर 1989 में राष्ट्र के लिए अपने पहले प्रसारण में कहा, हमें सूचना तक पहुंच बढ़ानी होगी। 1990 राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने विधायी अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। मजदूर किसान शक्ति संगठन आंदोलन राजस्थान में, जो श्रीमती अरुणा राय मई 1990, यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया कि विकास कार्यों पर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। इसका उन्होंने शुरुआत इसकी जन सुनवाई के थ्रू। 1990 में सूचना मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। 1994 मजदूर शक्ति संगठन ग्रामीण क्षेत्र थे राजस्थान के, उसमें विकास कार्यों से संबंधित सूचना की मांग के लिए सूचना के अधिकार के एक जमीनी लड़ाई को शुरू की। बहुत बड़ा आंदोलन धीरे धीरे यह बनता चला गया और इस अभियान के परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार ने 2000 में सूचना के अधिकार का एक कानून बनाया। बिलासपुर एमपी सितंबर 1996 हर्ष मंदिर पीडीएस और रोजगार कार्यालय रजिस्टर जनता के लिए खोले गए। 1995 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सेवकों, वकीलों द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया। पर्यावरण और अनुसंधान केंद्र में 1923 के निरसन की सिफारिश करने वाला एक और मसौदा तैयार किया गया। 1996 भारतीय प्रेस परिषद ने अपने अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीवी सामंत के मार्गदर्शन में एक कानून का मसौदा तैयार किया। प्रभावी और उत्तरदायी सरकार 4 मई 1997 को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। पीसीआई के मसौदे को बाद में अपडेट किया गया, एक कार्यशाला में बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर दिया गया द प्रेस काउंसिल NIRD, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 1997। 1997 में ही श्री HD सौरी की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी समूह ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 1997 नामक एक कानून का मसौदा तैयार किया। मई 1998 में अपनी रिपोर्ट और विधेयक के प्रावधान प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि सूचना के अधिकार पर एक कानून जल्द ही अधिनियम किया जाएगा। श्री राम जेठमलानी महोदय ने एक प्रशासनिक आदेश 1999 में जनहित याचिका के विरुद्ध किया। टिहरी गढ़वाल भिलंगना प्रखंड में एनजीओ चेतना, उसने खुली पूछताछ नामक एक
व्यवस्था शुरू करने की बात की। परिवर्तन, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में जन सुनवाई जनवरी 2000 में आरंभ की। 2000 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक संसद के समक्ष पेश किया गया। कुछ बहस के बाद इसे समीक्षा के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। अन्ना हजारे साहब 2001 में राज्य सरकार के आरटीआई अधिनियम 2000 के खिलाफ आंदोलन शुरू की। LBSNAA मसूरी में आरटीआई और सुशासन पर 2001 में एक संगोष्ठी की गई। HD सौरी साहब नवंबर 2002 का उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप पाया गया। 6/1/2003 को विधेयक को सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया था। FOIA 2002 जनवरी 2003 में राजपत्र में इसे अधिसूचित किया गया। लेकिन FOAI 2002 पारित तो हो गया लेकिन लागू नहीं हो पाया। CPIL और अन्य बनाम भारत संघ के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई। उच्चतम न्यायालय ने नियम बनाने और कानून के प्रावधानों के संचालन के लिए एक समय सीमा निर्धारित करे ऐसा आदेश पारित किया। 2002 अगस्त 12 MPPG&P के और DOPT ने अधिनियम के 18 महीने से अधिक समय तक जारी अधिनियम के नियमों के अंतर्गत मसौदा जारी कर दिया। केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की सरकार जो 2004 में सत्ता में आई ने एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की। NAC ने FOI अधिनियम में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया। अगस्त 2004 में प्रधानमंत्री को 36 संशोधनों की सूची भेजी गई। सरकार द्वारा इन सुझावों की जांच की गई जिसने FOI अधिनियम को और अधिक प्रगतिशील, सहभागी और सार्थक बनाने का निर्णय लिया। 16 नवंबर 2004 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर सरकार को जानने की मांग की। FOIA 2002 को लागू करने में कितना समय लगेगा। इसके बाद 23 दिसंबर 2004 लोकसभा में RTI विधेयक पेश किया गया। 11/5/2005 लोकसभा ने RTI विधेयक को पारित किया। 12/5/2005 राज्यसभा ने RTI विधेयक को पारित किया। 15/6/2005 को राष्ट्रपति कलाम साहब ने अधिनियम को स्वीकृति दी। कुछ प्रावधान को 21/6/2005 को लागू होते करते हुए भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 1 एक्सटेंशन संख्या 25 में प्रकाशित RTI अधिनियम 2005 इस तरह से हमारे सामने आया और 12/10/2005 को RTI अधिनियम अपने पूरे रूप में पूरे देश में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया। यह तो थी इस आंदोलन की छोटी सी पृष्ठभूमि दरबदर, लेकिन यह शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ देवडुंगरी से, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ग्रामीण परिवेश में इन तीनों लोगों ने अपना पूरी तरह से योगदान देना शुरू किया। ये देवडुंगरी गांव पहुंचे। पहले ही उन लोगों ने आपस में यह स्पष्ट कर लिया था कि फंडिंग स्वीकार नहीं करेंगे।
गैर सरकारी संगठनों के लिए जो सामान्य इमारत, वाहन, परंपरागत जो पंप एंड शो का सिस्टम है, उन संरचनाओं को हमें स्थापित नहीं करना है। सेवाओं की सामान्य वितरण प्रणाली होगी। अकुशल श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक है, यह भी वह मुख्य रूप से छोटी सी शोध परियोजनाएं और दोस्तों से सहायता प्राप्त करेंगे। अपने कार्य के लिए किसी की भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय हो या सरकारी वित्त पोषण स्वीकार नहीं करें। अरुणा राय मैडम, शंकर साहब और निखिल डे साहब, ये लोग एक झोपड़ी में रहना शुरू किए, जहां की वहां की जनमानस के तरह न तो बिजली की व्यवस्था थी, न बहते पानी की व्यवस्था थी। मोटे अनाज की रोटियां खाते थे और कार्य शुरू हुआ। 1 मई 1990 को संगठन को औपचारिक रूप से मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से पंजीकृत किया गया और इसकी स्थापना भीम की पाटिया की चैरा में हुई। देवडूंगरी से संघर्ष की शुरुआत हुई, सोहनगढ़ में भूमि के लिए संघर्ष हुआ और फिर इस तरह से जन्म हुआ MKSS का। 1994 की सर्दियों में इन्होंने एक नए चरण में प्रवेश किया। जन सुनवाई की पद्धति से भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। MKSS की भूमिका और जन सुनवाई, राजनेताओं के राजनीतिक वादों और जवाबदेही, यही उनकी मुख्य मांग थी। भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, भाई भतीजावाद, मनमानी, इसको लेकर ज्यादातर लोग कुछ कह नहीं पाते। MKSS ने अपनी शुरुआत यहां से शुरू की। अक्टूबर 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी, जहां की हमारे सिविल सेवा के रंगरूटों को प्रशिक्षण दिया जाता है, सूचना का अधिकार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की इन्होंने राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का असामान्य कदम उठाया, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात थी। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री 5 अप्रैल 1995 को राज्य विधानमंडल में घोषणा की कि उनकी सरकार देश में पहली होगी जो प्रत्येक नागरिक को स्थानीय विकास कार्यों से संबंधित अपने सभी आधिकारिक दस्तावेज की फोटोकॉपी निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे। आश्वासन के 1 साल बाद तक कुछ नहीं हुआ। MKSS एक छोटे से शहर व्यावर में एक धरना शुरू करने का फैसला किया। स्थानीय विकास व्यय के संबंध में आम नागरिकों को सूचना दी गई कि आप जाने, राज्य सरकार ने धरने के पहले दिन ही आदेश जारी करके नागरिकों को शुल्क के लिए ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया। लेकिन एक और बात जोड़ दी गई कि प्रमाणित प्रतियां या फोटोकॉपी देने का अधिकार नहीं है। MKSS ने इसको कहा कि यह बेकार की चीज है। अगर हमारे पास उसकी प्रमाणित फोटोकॉपियां नहीं है तो फिर हम कानूनी रूप से पुलिस में मामला दर्ज नहीं कर पाएंगे, फिर धोखाधड़ी का पता कैसे चलेगा। और दूसरी एक बात थी जो बहुत ही आवश्यक थी कि इस आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं वर्णित है कि अनुपालन गैर अनुपालन के लिए कोई समय सीमा या दंड का निर्धारण। ग्राम जवाजा में चुनावी सभा के दौरान एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और मौखिक रूप से मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन चुनाव समाप्त होने तक लिखित निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। विरोध जारी रहा, धरने होते रहे, MKSS धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहा।
आम स्थानीय लोगों से दैनिक रूप से नगद और तरह तरह के दान लिए गए। कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, उसने कुछ सब्जी दान कर दी, कोई दूध दान कर दिया, कोई गेहूं की बोरी दे दिया, कोई खाना पकाने के लिए बोला भैया मैं स्वैच्छिक सेवा करके आप लोगों का खाना बना दूंगा, कोई कहा मैं पानी आपके यहाँ पहुंचा दूंगा, और इस तरह से किसी ने कहा मैं कुछ नगद दूंगा। इस तरह से गरीब तबके के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। 500 से अधिक लोग दैनिक सभा में आते थे, भाषण सुनते थे, नारे देते थे, गीत गाते थे, और इनमें अमीर दुकानदार से पेशेवर भी थे, दिहाड़ी मजदूर थे, दक्षिणपंथी फ्रिंज से लेकर कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनों के जो हैं नेता, वह भी मुखर होकर उन लोगों ने एमकेएसएस का उत्साह बढ़ाया। भीड़ भाड़ वाले धूल भरे बाजार से लेकर के यह एक गरीब की कोठरी तक पहुंचे। एमकेएसएस कार्यकर्ता अपने अनुशासन, शिष्टाचार, जीवन शैली की सादगी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी के कारण लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय होते चले गए। एक ही चीज थी, इस बीच कुछ बिचौलिए और हमदर्द कार्यकर्ताओं के बीच आए और उन्होंने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत को स्थापित करने की कोशिश की। 2 मई 1996 को मतदान जब पूर्ण हो गया तो व्यावर में धरना जारी रहा। राज्य की राजधानी यह जयपुर में भी फैल गया और अभूतपूर्व भाव से 70 से अधिक जन संगठनों ने और कई सम्मानित नागरिकों ने एमकेएसएस की मांग के समर्थन में अपना भी योगदान शुरू कर दिया और अंत में राजस्थान राज्य सरकार 14 मई 1996 को जयपुर में एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी करती है। कहा सरकार हारी, लेकिन उन्होंने अपनी हार को माना नहीं। उन्होंने इसे किस रूप में लाया, उन्होंने कहा कि व्यावहारिक आकार देने के लिए 2 महीने के भीतर एक समिति की स्थापना की घोषणा की गई। 2 एमकेएसएस अपने संघर्ष के बारे में सिर्फ इस पर 2 ही बात कहा कि अंकित मूल्य पर हम सूचना लेने को तैयार हैं, इसलिए हम धरना वापस करते हैं। भले ही सरकार इसे किसी और रूप में प्रस्तुत करे, लेकिन यह जीत हमारी बहुत बड़ी जीत है। एक और साल बीत गया। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों और राज्य के अधिकारियों के साथ बार बार मिलने के बावजूद भी अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, न ही कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया गया था। अंत में मई 1997 की भीषण गर्मी की सुबह एक और महाधरना शुरू किया गया। यह हुआ राज्य की राजधानी जयपुर राज्य सचिवालय के पास। पहले जैसा ही उत्साह दिखा लोगों का और यह धरना 52 दिनों तक चला। उप मुख्यमंत्री ने जब आश्चर्यजनक घोषणा की, कहा कि 6 महीने पहले राज्य सरकार ने पंचायत या ग्राम स्थानीय सरकारी संस्थानों से संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी प्राप्त करने के अधिकार को पहले से ही अधिसूचित कर दिया है, लेकिन विडंबना है कि पारदर्शिता से जुड़े इस तरह के आदेश को 52 दिनों के धरने के दौरान भी गुप्त रखा गया। यह अपने आप में एक रहस्य था।
यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आम नागरिकों को कानूनी अधिकार को मान्यता दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में जिद्दी नौकरशाही और अड़ियल स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों का सामना करना पड़ा, जो साफ साफ शब्दों में दस्तावेजों की प्रतियां को आपकी आपूर्ति से इनकार कर देते थे। हरमारा की ग्राम पंचायत के सरपंच और निर्वाचित प्रधान अपनी पंचायत में किए गए कार्यों के मास्टर रोल, बिल और वाउचर की प्रतियां देने से साफ साफ इनकार कर दी। एमकेएसएस कार्यकर्ताओं ने सरपंच के पास बार बार दौरा किया, दस्तावेज के लिए सरपंच को कहा, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। सरपंच इस तरह से 65 दौरे और अपीलों को पार कर गए। अंत में लोग, सरपंच और पंचायत सचिव ने अपने कार्यालय आना जाना बंद कर दिया। एमकेएसएस के कार्यकर्ता उन लोगों के साथ मारपीट की गई, थाने में झूठी एफआईआर कर दी गई। सूचना के अधिकार पर राजस्थान राज्य अभियान समिति ने स्टेट पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सहयोग से धरना दिया। सरपंच अड़े रहे, लेकिन किशनगढ़ के उपमंडल मुख्यालय में धरने का नोटिस दिया गया। सरपंच ने अंततः मांगे गए 20 में से केवल 3 कार्यों के दस्तावेज के साथ जवाब दिया, वह भी अपूर्ण थे, अविश्वसनीय थे और जरूरत से ज्यादा कागजों पर ओवरराइटिंग की गई थी। प्रखंड कार्यालय ने धरने के एक रात पहले ही 13 कार्यों के लिए मास्टर रोल की प्रतियां दी, बिल वाउचर नहीं दिया। कलेक्टर ने विशेष ऑडिट और दस्तावेज को जब्त करने के लिए आदेश दिए, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो पाया। और इसके विपरीत क्या हुआ? कुकुरखेड़ा पंचायत के लिए एमकेएसएस कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत की बैठक में दस्तावेजों की मांग की, लेकिन मना कर दिया गया। उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, कोई फायदा नहीं। सरपंच के कार्यालय पर धरना दिया गया, आंदोलन छेड़ा गया, 2 सप्ताह के भीतर मान गए और इस तरह जन सुनवाई जो है धीरे 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 अपना असली रंग दिखाते जा रही। जन सुनवाई का दूसरा सेट, चुनाव की चुनौती, उम्रवास की जन सुनवाई, जनवार जन सुनवाई का समर्थन करने वाली सरकारी जांच, ये सारी जारी हो गई। उसके बाद 5 अप्रैल को एक सम्मेलन किया गया, जिसमें यह बात सामने आई, सूचना लोगों का धन है और उनकी पूंजी है। सरकार सिर्फ है। और यह बात भी सामने, लोगों के प्रति जवाबदेही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जानकारी साझा करने में मेरी शक्ति निहित है। इस तरह से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आगे हम बढ़ते चले गए। आरटीआई कानून जो आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बीच में कुछ और भी चीजें हैं जो सामने आई। आरटीआई कानून में क्या बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123, जिसमें कहा है कि किसी को भी राज्य के किसी भी मामले से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त कोई सबूत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय संबंधित विभाग के प्रमुख के अधिकारी की अनुमति के, जो देगा या रोकेगा ऐसी अनुमति जो ठीक समझे। फिर लोक सेवक के द्वारा लिए गए शपथ, केंद्रीय सिविल सेवा
आचरण नियम 1964 का नियम 11, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का नियम 9, 22 दिसंबर 1972 का अभिलेखागार नीति संकल्प, या बहुत की ऐसे चीजें हैं जो आरटीआई में बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावे हम यह जानते हैं कि 87 में राजस्थान में कुछ मजदूरों को असंगत प्रदर्शन के आरोप में उनके वेतन से इनकार कर दिया गया। मजदूर शक्ति संगठन, कार्यकर्ता समूह इन श्रमिकों के लड़ाई लड़ी और मांग की कि सरकार कार्यकर्ता के प्रदर्शन रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सबूत पेश करे। कई विरोध के बाद एमकेएसएस को रोल की प्रतियां मिली, जिससे अधिकारियों के बीच जो भ्रष्टाचार था वह भी सामने आया। इन विसंगतियों से उत्तेजित होकर एमकेएसएस ने इसका विरोध किया। विरोध एक राष्ट्रीय घटना में बदल गया और धीरे 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 यह आगे चलकर आरटीआई अधिनियम 2005 में परिणत हुआ। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि सबसे पहला आरटीआई पुणे के एक पुलिस स्टेशन में 2005 में दाखिल किया गया है। याद रखिएगा, पुणे के एक पुलिस स्टेशन में पहला आरटीआई 2005 में दाखिल हुआ है। उपभोक्ता अधिकार के जो चैंपियन एचडी सौरी, उनको एनडीए सरकार द्वारा शामिल किया गया और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को इन लोगों ने बनाया। लेकिन एमकेएसएस लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए थे। ग्रामीण भारत में न्यूनतम मजदूरी की मांग के माध्यम से ग्रामीण खातों में पारदर्शिता, मजदूर किसान शक्ति संगठन इस आंदोलन के साथ शुरू। मास्टर रोल में घोस्ट एंट्री, सिस्टम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का संकेत थी। मतलब सिर्फ वह पेपर पर ही मजदूर का नाम है, वास्तविकता में वह कहीं है नहीं। और धीरे 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 यह आंदोलन बढ़ता गया और हम धीरे धीरे विजयी होते गए। 1996 में एनसीपीआईआर का उद्देश्य था सूचना के अधिकार के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष को सक्रिय समर्थन प्रदान करना। एचडी सौरी, जिसे हम सौरी समिति के नाम से जानते हैं, की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। सूचना की स्वतंत्रता पर मसौदा कानून तैयार करने के लिए अधिकार दिया गया। अंत में 1999 में तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री राम जेठमलानी ने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया, जिसमें नागरिक अपने मंत्रालय में फाइलों की फोटोकॉपी का निरीक्षण कर उन्हें प्राप्त भी कर सकेंगे। कैबिनेट सचिव ने निराशाजनक रूप से इस आदेश को जारी नहीं होने दिया। एनसीपीआरआई और सेंट्रल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से 2002 में एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा चलाए जा रहे एक जनहित याचिका मामले ने सरकार को तुरंत एक प्रभावी एफओआई अधिनियम 2002 को अधिसूचित करने के लिए मजबूर किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तब जाकर केंद्र सरकार को सलाह दिया और 15 सितंबर 2004 को समय सीमा निर्धारित की गई कि अधिनियम आप कब तक अधिसूचित करेंगे और अधिनियम को कैसे लाएं। इस अधिनियम का कुछ उद्देश्य, सरकारी संस्थानों द्वारा धारण की गई सूचना का अधिकार इन सिद्धांतों के आधार पर उपलब्ध करना कि ऐसी सूचना जनता को मिलनी चाहिए।
दूसरा, पहुंच के अधिकार में आवश्यक अपवाद सीमित और सुस्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, ऐसी सूचना के प्रकटीकरण पर लिए गए निर्णयों का पुनरीक्षण सरकार से अलग स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए। और चौथा, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा रखी जा रही सूचना तक पहुंचने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हम में से बहुत आरटीआई प्रेमी इस चीज को जानते होंगे कि तमिलनाडु पहला राज्य है जो 1996-97 में ही आरटीआई एक्ट जारी किया, उसने वहां लागू किया। और 29 अक्टूबर 1997 को लागू हुआ। महाराष्ट्र राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 साल में अपनी 9 धाराओं के साथ लागू हुआ। मध्य प्रदेश सूचना अधिकार अधिनियम मार्च 1998 में पारित किया गया। और कतिपय ऐसे भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से ये पारित किए जा चुके हैं। पंचायतें और ग्रामीण विकास, खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण कार्य, जेल, जनजाति कल्याण, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्थानीय प्रशासन, सहकारिता विभाग, अनुसूचित जनजातियां, परिवहन, चिकित्सीय शिक्षा, श्रम, विद्यालय शिक्षा, मध्य प्रदेश राजस्व, वन विभाग, दुग्ध और भोपाल गैस प्रभावित राहत एवं पुनर्वास। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में अपने 13 धाराएं के साथ जारी हुआ। इसमें 10 छूट की भी श्रेणियां थी। कर्नाटका सूचना का अधिकार 2000 वर्ष में जारी हुआ। तो इन सब चीजों को जोड़ते हुए अगर हम देखें तो हम एक चीज और सामने आती है जिसे हम कह सकते हैं कि लैटिन में उसके लिए एक कथन है, वेरिटस निहिल वेरेटुर निसी एब्सकॉन्डी, मतलब है ट्रूथ फियर्स नथिंग बट कंसीलमेंट। सच्चाई किसी और चीज से नहीं डरती है, सच्चाई सिर्फ एक चीज से डरती है, वह यह है सच्चाई का छिपाया जाना। मानवाधिकार संगठनों की बाढ़ आई, उन्होंने पहले कार्य किया, उसके बाद हम आरटीआई की ओर आए और आरटीआई में प्रेस का भी योगदान है। लेकिन उल्टे रूप में 54 में प्रथम प्रेस आयोग ने टिप्पणी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय तनावों और यह सुनिश्चित करने की परिणामी आवश्यकता है कि गोपनीय नीतियां प्रकट नहीं की जाती हैं, और इसके दृष्टिगत उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन की अनुशंसा की थी। यह जो है बात सामने आई। सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 जासूसी कार्य को परिभाषित करती है, जबकि धारा 5 के किसी अनुसार वर्जित स्थान पर संबंधित सूचना का रखना अपराध कहता है। इस धारा का प्रयोग नर्मदा वैली प्रोजेक्ट केस में क्रियावादियों एवं पत्रकारों के द्वारा बांध स्थल को इसको यूज करते हुए बांध स्थल को देखने से मना कर दिया गया। एक भिन्न उद्देश्य के लिए अधिनियम का दुरुपयोग किए जाने का यह एक मुखर उदाहरण है। और कुछ चीजें तो हम शुरू से ही जान रहे हैं जिसके बारे में
बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ओके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 SC 610 और जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1994 4 SCC 260 में यह अधिकार दिया गया है कि हमें अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है। लोकतंत्र में खुलापन, सुगमता यह आवश्यक है। इस चीज को हर जगह से इस चीज की आवाज उठी है। संयुक्त राष्ट्र हो, राष्ट्रमंडल हो, अमेरिकी राज्यों का संगठन हो, द काउंसिल ऑफ यूरोप हो या स्वीडन या अन्य देशों की जो ट्रांसपेरेंसीज हैं उनके द्वारा भी यह सामने आया है। न्यूजीलैंड का जो संविधान का 2.71 जो उसका अनुच्छेद है वह इस चीज को दर्शाता है। फिनलैंड का जो पब्लिक चार्टर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें भी इसका वर्णन है। सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रिटेन, इसके लिए जो है संवेदनशील सूचना के प्रकटन के लिए एक कानून विगत 30 वर्षों से बनाया गया। 1957 में जब दस्तावेज मुक्त हुए तो ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने विंड स्केल नाभिकीय घटना पर सूचना के निरोध का आदेश दे रखा था। कहा नहीं दिखाना है, नहीं, इसको रोक के रखना है। तो मैं अब यही कहूंगा कि इन सभी चीजों के पीछे जो हमारा उद्देश्य निहित है वह यह है समता, समानता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम च पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अतिनाशनम neither I want kingdom nor salvation. I only desire that the sufferings of the sick be eliminated. जो दुखी हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनके दुख दर्द दूर किए जाएं और यही आज के हमारे समाज की मांग है। यह कोई नई मांग नहीं है, रूप बदलते जा रहा है, हम अधिक जागरूक होते जा रहे हैं। हाल के दिनों में अभी हमने जाना कि अरुणा मैडम एक और कार्य कर रही हैं और उस पर उनका राजस्थान में जोर शोर से अभी लोगों के द्वारा उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है। जवाबदेही कानून, सच है, जब आप किसी कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं तो यह आपकी जवाबदेही है कि उस कार्य को आप कितने दिन में करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। RTI आया, राइट टू एजुकेशन आया। हम जितना आगे बढ़ेंगे और जितना समाज के बारे में सोचेंगे, अगर हम यह सोचेंगे अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, हमें हर किसी को अपना मान के चलना होगा। ये नहीं कि ये मेरा है, ये परायों का है। कार्य बहुत करने को है भाई साहब। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर दूंगा, एक बात कहते हुए, जो कि वेस्ट बंगाल में मैं रहता हूं तो यहां का यह नारा है, गुरुदेव का दिया हुआ, अगर कोई नहीं आता फिर भी अकेले चलो। वेस्ट बंगाल में भी RTI की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैं और हमारे कुछ साथी जूझ रहे हैं, काफी आगे आए हैं। छोटे मुद्दों से लेके बड़े बड़े मुद्दों को हमने उठाया है और अग्रवाल साहब इस चीज को जानते हैं कि रिचार्ज का मामला था, 4G कह के हमें 2G सेवा उपलब्ध कराया जाना, इन मुद्दों को भी हम लाए हैं
माननीय न्यायालयों में भी ये मुद्दे अभी लंबित हैं, तो द्वितीय अपील क्यों नहीं 45 दिन में निपटारा होगा? यह भी CIC से निर्णय के बाद माननीय न्यायालय में अभी प्रथम चलता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा, woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before I sleep. मरने के पहले बहुत कार्य करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने